नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं विकास की राह को लेकर। दरअसल विकास की राह को अग्नि वजह से बढ़ती महंगाई है। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने चिंता में डालकर रख दिया है। दरअसल पिछले साल अप्रैल के मुताबिक खुदरा कीमतों में 30% की बढ़ोतरी हुई है। रिकवरी के दौर में पेट्रोल डीजल की दरों में वृद्धि नहीं अच्छी बात। महंगाई बढ़ने से आरबीआई को भी नीतिगत दरों में वृद्धि करने के लिए बाध्य हो सकता है। देश का 70% ट्रांसपोर्ट निर्भर है दरअसल पेट्रोलियम पदार्थों पर, और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत से इस पर भी असर पड़ता जा रहा है। यानी कि जितनी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए चीजें आप तक पहुंच रही है, उनमें सब्जी भी है, ड्राई सामान भी है, रसोई गैस का ज्यादातर सामान है, उसकी भी कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि विकास की राह को पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव अग्निपथ में तब्दील कर दे। देश कोरोना काल से गुजरा है, लोगों के पास पैसों की कमी है, वित्तीय संकट है। ऐसे में एक नया संकट ये खड़ा हो गया कि पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने लोगों की जेब पर और ज्यादा भार को डाल दिया है। दरअसल पिछले साल अप्रैल के मुताबिक हो चुकी खुदरा कीमतों में 30% की बढ़ोतरी। रिकवरी के दौर में पेट्रोल डीजल की दरों में वृद्धि नहीं अच्छी बात। महंगाई बढ़ने से और क्या असर पड़ेगा, इसको भी समझने की जरूरत है। दरअसल महंगाई बढ़ने से आरबीआई को भी नीतिगत दरों में वृद्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है और उसका भी भार आम जनता की जेब पर पड़ सकता है। देश का 70% ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम पर निर्भर करता है और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत ने एक तरीके से महंगाई के जरिए आम आदमी की कमर को तोड़ने का काम किया। और ये वजह है, एक बड़ी वजह है कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसकी वजह से केंद्र एक फैसला ले सकती है, क्योंकि केंद्र दबाव में महसूस हो रहा है। केंद्र पर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का प्रेशर यानी कि दबाव लगातार बन रहा है। सोशल मीडिया पर भी बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर बहस छिड़ गई है। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क में कमी को लेकर विचार कर रही है। पेट्रोल डीजल और सिलेंडर विमान के ईंधन की कीमत में कमी पर मंथन किया जा रहा है। वैसे कई राज्यों में अपने यहां वैट या बिक्री कर में कमी करनी भी शुरू कर दी है। बात असम की जा सकती है, बंगाल की जा सकती है, मेघालय की जा सकती है, यहां तक कि राजस्थान ने भी अपने कर में कमी की है। और राज्यों की इस पहल से केंद्र सरकार पर दाम घटाने का दबाव बन रहा है। लेकिन इसको अगर आप समझेंगे तो फिर समझ में आएगा कि दरअसल बजट के जरिए जो रिलैक्सेशन केंद्र की तरफ से देने की कोशिश की गई थी, उसको भी बीते कुछ दिनों में आम आदमी से वसूल लिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने जो 2% वैट की कमी की थी, लगभग वो भी दाम बढ़ चुके हैं, उससे ऊपर पहुंच चुके हैं। तो सवाल यह है कि अगर केंद्र सरकार कोई रिलैक्सेशन देने के मूड में दिखाई देती है और अगर 2-4% का राहत दी भी जाती है, तो क्या पेट्रोलियम कंपनियां उसको जनता से नहीं वसूलेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क में कमी को लेकर विचार कर रही है और पेट्रोल डीजल के साथ चाहे बात सिलेंडर की हो, विमान के ईंधन की हो, इनकी कीमतों में कमी पर मंथन किया जा रहा है कि कितनी कमी की जा सकती है, कम से कम आम आदमी की नाराजगी दूर हो जाए। वैसे कई राज्यों ने अपने यहाँ वैट या बिक्री कर में कमी शुरू भी की। चुनाव है असम के अंदर, वहां 5 रुपए कम करने की घोषणा बीजेपी की सरकार की तरफ से कर दी गई। बंगाल में घोषणा कर दी गई, मेघालय में कर दी गई, राजस्थान में बजट से पहले ही, केंद्र के बजट से पहले ही 2% की कमी का ऐलान किया गया था। और भी कई राज्य इस लिस्ट में हैं जो धीरे धीरे राहत पहुंचाकर आम जनता के प्रति सहानुभूति बटोरने की कोशिश करें। और यही वजह है कि केंद्र सरकार पर लगातार दाम घटाने का दबाव बनाया जा रहा है। वही बात यह कि एक तरफ राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ कांग्रेस, तो क्या इंदिरा की विरासत से राष्ट्रवाद पर मुखर होगी कांग्रेस? ये सवाल खड़ा हो रहा है। राष्ट्रवाद के दौर में बीजेपी के एक अधिकार को चुनौती देने की कांग्रेस जरूर कोशिश करती नजर आएगी, क्योंकि जरूरत महसूस हो रही है। युवा वर्ग को कांग्रेस से जोड़ने के लिए माना जा रहा है जरूरी, और इसके तहत 1971 के युद्ध की जीत की स्वर्ण जयंती के जरिए इसको भुनाने की कांग्रेस कोशिश करेगी। आपको याद होगा कि 1971 पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगभग हर भाषण में इसका जिक्र करते हैं। स्वर्ण जयंती पर युद्ध की तस्वीरें,
वीडियो और इंदिरा के फैसलों से जुड़ी सामग्री लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। 1971 की जीत भारतीय इतिहास की मानी जाती है सबसे बड़ी सामरिक और कूटनीतिक जीत। राजनीतिक विरोधी भी जीत का श्रेय देते हैं इंदिरा गांधी को। अब राष्ट्रवाद की दौड़ में कांग्रेस इंदिरा की विरासत को जोड़ना चाहती है युवा पीढ़ी के साथ, ताकि जिस राष्ट्रवाद के जरिए बीजेपी युवा पीढ़ी के दिल में जगह बना रही है और बनाने की लगातार कोशिश कर रही है, उस राष्ट्रवाद के जरिए बीजेपी से युवाओं को कांग्रेस की तरफ मोड़ा जा सके। इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए बताया जा सके कि जरा देखिए, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सिर्फ बातचीत नहीं, परिणाम होते थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया गया था। 93,000 उनके सैनिक न्यासी कियासियों को बंदी बना लिया गया था। इसको भुनाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि 1971 से 2021 50 साल पूरे होते हैं और स्वर्ण जयंती के जरिए इसको भुनाने की कांग्रेस कोशिश कर सकती है। स्वर्ण जयंती पर युद्ध की तस्वीरें, यानी कि अगर युद्ध की तस्वीरें तो मानकर चलिए वो तस्वीर जरूर आएगी जहां सैनिकों को बंदी बनाया गया था और एक टेबल पर बैठकर समझौता किया जा रहा था, जहां पाकिस्तान के न्याजी कियासी भी मौजूद। उसके वीडियो जारी किए जा सकते हैं। इंदिरा के फैसलों से जुड़ी सामग्री भी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, जिसमें बताया जा सके कि राष्ट्रवाद सिर्फ बोलने और सुनने का एक माध्यम नहीं है, महसूस करने का एक नजरिया है। 1971 की जीत भारतीय इतिहास की मानी जाती है सबसे बड़ी सामरिक और कूटनीतिक जीत, जिसने पड़ोसी को टुकड़ों में बदलकर 2 पड़ोसी तैयार कर दिए थे। राजनीतिक विरोधी भी जीत का श्रेय इंदिरा गांधी को देते हैं और अब राष्ट्रवाद की दौड़ में कांग्रेस इंदिरा की विरासत को युवा पीढ़ी के साथ जोड़ना चाहती है, यानी कि इंदिरा की विरासत के जरिए राष्ट्रवाद की अलग जगाते हुए वर्तमान कांग्रेस में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने की कोशिश की जा सकती है। वहीं पुडुचेरी में जिस तरीके से सरकार पतन हुई, उससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 5 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस को साबित करना होगा कि वो पूरे तरीके से मजबूत, क्योंकि एक बड़ा झटका यहां लगा है। इससे पार्टी में आंतरिक असंतोष पनपने की आशंका भी बढ़ने लगी है। केरल के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी माने जाते आलाकमान के नजदीक। ऐसे में नारायणसामी की असफलता पार्टी को कर सकती है बेचैन। पुडुचेरी की असफलता से G23 नेताओं के दबाव बनाने का भी एक और मौका मिल सकता है। अप्रैल मई में होने वाले चुनाव कैंपेन पर भी इसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। 2 माह पहले ही सरकार गिरने के संकेत मिल चुके थे, बावजूद इसके कांग्रेस के रणनीतिकार कोई समाधान इसका नहीं निकाल पाए। और दूसरी तो देखिए राजस्थान में कोशिश की गई, लेकिन उसको पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कमान संभाली। वो मौके से पहले ही मौके की नजाकत को समझ चुके थे। पुडुचेरी में ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। खासकर 5 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस को जिस तरीके का झटका पुडुचेरी में लगा है, उसके बाद पार्टी में आंतरिक असंतोष पनपने की आशंका बहुत तेजी से बढ़ रही है। केरल के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी आलाकमान के नजदीक माने जाते हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में एक वीडियो बहुत शेयर किया गया, जिसमें नारायणसामी ट्रांसलेट कर रहे हैं, जबकि आम आदमी ने कहा कि नारायणसामी अच्छा काम नहीं कर रहे। नारायणसामी राहुल गांधी को ट्रांसलेट करते हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कार्रवाई उनके खिलाफ कोई नहीं हुई, सरकार जरूर गिर गई। ऐसे में नारायणसामी की असफलता पार्टी को बेचैन कर रही है। और इस पूरी घटनाक्रम के बाद सवाल उस ग्रुप 23 के नेताओं पर भी उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से वो मौके की नजाकत को समझते हुए दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। दबाव कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर अप्रैल मई में होने वाले चुनाव कैंपेन पर भी इसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बीजेपी ने इसको भुनाना भी शुरू कर दिया है। उसने बोला कि कांग्रेस में असंतोष इतना कि उन्हीं की चुनी हुई सरकार को उन्हीं के विधायक गिरा रहे हैं। 2 माह पहले सरकार गिराने के संकेत मिल चुके थे, बावजूद इसके कांग्रेस के रणनीतिकार कोई समाधान इसका नहीं निकाल पाए और आखिरकार पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरी। और अब बात करते हैं कांग्रेस डीएमके के अंदर शह और मात के खेल की। दरअसल तमिलनाडु में दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस पार्टी डीएमके नेता एमके स्टालिन पर बना रही दबाव और प्रदेश में कांग्रेस मनमाफिक सीट देने का भी प्रेशर बना रही है। डीएमके का प्रयास है ज्यादा सीटों पर खुद लड़े ताकि अकेले बहुमत की नजदीक पहुंच सके, लेकिन 234 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस को चाहिए ज्यादा सीट। राहुल गांधी दौरे पर गए, लेकिन स्टालिन से कोई मुलाकात उनकी नहीं हो पाई।
क्योंकि स्टालिन का उस दिन चेन्नई से बाहर जाने का कार्यक्रम बना हुआ था और इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। अब देखिए, दोनों ही पार्टी चाहती है कि एक दूसरे के साथ चुनाव तो लड़ा जाए, लेकिन ज्यादा सीटों पर दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए ये गठबंधन कितना आगे तक जाएगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि कौन कितनी सीटों पर संतुष्ट हो पाएगा। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो चाहे कि बड़ी पार्टी बनकर उभरे, दूसरी तरफ डीएमके के नेता एमके स्टालिन है जो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, ताकि अकेले वही यानी कि अकेले डीएमके ही बहुमत के आंकड़े के नजदीक पहुंच सके और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो कांग्रेस और अन्य गठबंधन किए जा सके। लेकिन सवाल यह है कि 234 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहिए। राहुल गांधी लगातार दौरा कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक और दौरा किया, लेकिन स्टालिन से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि स्टालिन का उस दिन चेन्नई से बाहर जाने का कार्यक्रम बना हुआ था और इसलिए राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। और अब बात करते हैं उस किसान आंदोलन की, जो अब धीरे धीरे शतक की तरफ बढ़ रहा है। शतक का मतलब 100 दिन पूरे करने की तरफ बढ़ रहा है और इसके बीच सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या किसान आंदोलन दो राह पर चल रहा है, यानी कि क्या किसान आंदोलन में किसान नेताओं की राहें अलग अलग हो चुकी, क्योंकि किसान आंदोलन को लगातार नई चुनौतियां मिल रही हैं। किसान यूनियंस और सरकार नई रणनीति बनाने को मजबूर है। दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों में समायोजन और संशोधन कर रहे हैं। बीजेपी ने सांसदों विधायकों को टास्क दिया है, कृषि कानून के मुद्दे को समझाने के लिए किसानों के बीच उनको भेजा गया। इस बीच संजीव बालियान यूपी के एक इलाके में पहुंचे, हालांकि उनको वहां से भेज दिया गया, वापस भगा दिया गया। लेकिन तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि अपने नेताओं के जरिए, अपने मंत्रियों के जरिए किसानों तक पहुंचा जाए और किसानों तक पहुंचकर उन तक वो बात पहुंचाई जाए कि तीनों कानून उनके हित में। और दूसरी तरफ किसान नेता है जो लगातार ये कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून जब तक नहीं आएगा, एपीएमसी पर जब तक आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक कानून के जरिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है कानून के खिलाफ, वो कानूनी रूप से जारी है। और अब बात करते हैं बंगाल की दीदी की। दीदी का मतलब वैसे तो बहन होता है, लेकिन बंगाल में ममता का अब बेटी वाला अवतार दिखाई दे रहा है। अब की बार ममता बंगाल की बेटी के रूप में खुद को प्रेजेंट कर रही हैं, जबकि राजनीतिक करियर में वो जानी जाती है दीदी के नाम से। आपको याद होगा, चुनाव से पहले टीएमसी का एक नारा आया और नारा कुछ अलग था। उस नारे को बदल दिया गया। पहले नारा था मां माटी मानुष के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और इस बार जो नारा दिया जा रहा है, बंगाल चाहता है अपनी बेटी। इसको सानिया, चुनाव को सानिया किया जा रहा है और एक तरीके से कहा जा रहा है कि बाहरियों को वोट मत दीजिए। दरअसल बीजेपी मुख्यमंत्री के कोई चेहरे को पेश आगे नहीं करना चाहती। पार्टी आलाकमान के नेतृत्व में ही बंगाल का चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ममता बनर्जी को इसका चुनाव प्रचार में एडवांटेज मिल सकता है और बीजेपी को चुनाव प्रचार में इसका जवाब देना एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि शुरुआत से ही ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बाहरियों को यहां ना चुने। उनका मतलब सीधा था कि टीएमसी यहीं की पार्टी है, यहीं के लिए काम करती है। मां माटी मानुष के नारे के साथ वो आपके बीच है, इसलिए उनको वोट दिया जाए। लेकिन अब इस नारे को बदल दिया गया है। शायद ममता भी समझ चुकी है कि स्थानीय होने का जो एडवांटेज होता है उसको नारे के जरिए भी रिफ्लेक्ट किया जाए, और इसलिए अब एक नया नारा गढ़ा गया और दीदी जो बहन कहलाती है, अब वो कह रही है कि चुनाव के अंदर बंगाल चाहता है अपनी बेटी। क्या इस नारे का असर पड़ेगा? यकीनन इससे टीएमसी को फायदा हो सकता है, एडवांटेज उसको मिल सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण होगा कि इसका जवाब किस तरीके से सियासी जमीन पर जनता के बीच में दिया जाए। और बात करते हैं पंजाब में कैप्टन और सिद्धू में अभी भी दूरियां बरकरार हैं। किसान आंदोलन से लगातार दोनों के मतभेद दूर हो गए, क्योंकि कैप्टन ने सिद्धू को बुलाया था खाने पर भी। इसे लगा था कि अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो चला है, लेकिन राहुल प्रियंका के प्रयासों के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए कैप्टन राजी नहीं हुए हैं। वैसे कैप्टन किसी तरह सिद्धू को सरकार में लाने के लिए तैयार हो चुके हैं और अब सिद्धू सरकार में शामिल नहीं होने का मन बना चुके हैं, यानी कि अब वो सरकार का हिस्सा अंतिम दौर में नहीं होना चाहते, क्योंकि अब पंजाब के अंदर चुनाव है तो वो सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहते। वो संगठन पर पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए।
इसके लिए कैप्टन साहब एक तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि वो कैप्टन है और अभी जो निकाय के चुनाव का परिणाम आया है उसके बाद वो और ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज होंगे। किसान आंदोलन के दौरान जो उनको एडवांटेज मिली है उससे वो लबरेज होंगे, इसलिए वो नहीं चाहते कि संगठन में एक पैरेलली पद पर सिद्धू को बैठा दिया जाए। इसके लिए वो राजी नहीं है। वो ये जरूर तैयार हो गए हैं कि सरकार में अगर सिद्धू साहब आना चाहे, किसी मंत्रालय को संभालना चाहे तो वो उसके लिए तैयार है, इसके लिए हामी भरी जा सकती है। लेकिन अब सिद्धू सरकार के अंतिम वक्त में मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कैडर की वापसी मुश्किल है। पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा मिलने के बाद भी आईएएस और आईपीएस कैडर की वापसी मुश्किल है। सरकार राज्य कैडर को यूटी कैडर में ही बनाए रखने पर विचार कर रही है। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का भी स्थायी कैडर नहीं है। जम्मू कश्मीर में राज्य कैडर की वापसी होने के पीछे है कारण कई नौकरशाहों की अलगाववादियों के साथ मिलीभगत या सहानुभूतिपूर्ण। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि यानी कि अभी भी राजनीतिक दृष्टि से और वहां के स्थायित्व की दृष्टि से कैडर की वापसी मुश्किल दिखाई दे रही है। बात हम जम्मू कश्मीर की करें, जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है, लेकिन गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ये भी 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी तक स्थायी कैडर नहीं है और उसमें आप जम्मू कश्मीर को भी जोड़ सकते हैं। यूटी के अंडर ही उनको अभी भी लाया जा रहा है। कारण यह बताया जा रहा है कि कई नौकरशाहों के अलगाववादियों के साथ मिलीभगत या सहानुभूति हो सकती है और इस वजह से आने वाले वक्त में दिक्कतें महसूस की जा सकती हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महबूबा मुफ्ती फिर से चुनी गई पीडीपी अध्यक्ष। लगातार 5वीं बार पीडीपी की अध्यक्ष बनी महबूबा मुफ्ती। अगले 3 साल तक के लिए पीडीपी अध्यक्ष रहेगी महबूबा मुफ्ती। जम्मू में पार्टी के निर्वाचन मंडल ने मुफ्ती को सर्वसम्मति से पार्टी प्रमुख चुन लिया है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी का 1998 में गठन किया था और एक बार फिर से मुफ्ती परिवार का इस पर दबदबा कहिए या अध्यक्षता कहिए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से पीडीपी का अध्यक्ष चुन लिया गया और ये 5वीं बार है जब पीडीपी की अध्यक्ष बनी है महबूबा मुफ्ती। अगले 3 साल के लिए अब उनको चुन लिया गया, यानी कि 2024 तक के लिए उनको चुन लिया गया और 2024 तक वो अध्यक्ष रहेंगे। जम्मू में पार्टी के निर्वाचन मंडल ने मुफ्ती को सर्वसम्मति से पार्टी प्रमुख चुना, यानी कि उनके सामने कोई नहीं था। आपको बता दें कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी का 1998 में गठन किया। सत्यजीत राय के नाम पर पुरस्कार देगी केंद्र सरकार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की तर्ज पर हर साल पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा कर दी। कोलकाता में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए कई टॉलीवुड के सितारे और कार्यक्रम में शामिल कई सितारे तृणमूल कांग्रेस के नजदीकी भी माने जाते हैं। और देखिए, चुनाव के बीच में एक नए पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और यह पुरस्कार दिया जाएगा सत्यजीत राय के नाम पर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जिस तरीके से दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, अब उसी तर्ज पर सत्यजीत राय पुरस्कार भी दिया जाएगा और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा कर दी। कोलकाता में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए कई टॉलीवुड के सितारे और कार्यक्रम में शामिल कई सितारे तृणमूल कांग्रेस के नजदीकी माने जाते हैं। और अब बात करते हैं बीजेपी मुख्यालय की, जहां हर किसी की नजरें टिकी हुई थी और जिस तरीके से नजरें टिकी हुई थी उन सबके बीच में एक रोचक नजारा देखने को मिला है। वसुंधरा राजे के आने की सूचना पहुंची थी बीजेपी मुख्यालय, लेकिन पोर्च में खड़ी थी सतीश पूनिया की गाड़ी। राज्य का स्टाफ पहले ही पहुंचकर आगे करवाना चाह रहा था पूनिया की गाड़ी को, लेकिन जब तक ड्राइवर तक गए स्टाफ के लोग, तब तक वसुंधरा राजे की कार आ पहुंची बीजेपी मुख्यालय। कोर्ट से पहले ही कार रुकवाकर राज्य पहुंची कोर ग्रुप की बैठक में। इस घटनाक्रम की हो रही बीजेपी मुख्यालय में चर्चा। अब इसको आप शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर नहीं देखिएगा, अक्सर इस तरीके की गलतियां हो जाती। दरअसल हुआ कुछ इस अंदाज में कि वसुंधरा राजे के आने की सूचना बीजेपी मुख्यालय पहुंची, लेकिन पोर्च में सतीश पूनिया की गाड़ी खड़ी थी। पोर्च दरअसल वो इलाका है बीजेपी ऑफिस का या किसी भी जगह का जहां से मेन एंट्रेंस होती है। अक्सर जो भी है वो गाड़ी वहां रुकती है, वहां से वो निकलते हैं और सीधे अंदर एंट्री कर जाते हैं। वहां पर सतीश पूनिया की गाड़ी खड़ी थी। राज्य का स्टाफ पहले ही पहुंचा, गाड़ी को आगे भी करवाना चाह रहा था, लेकिन जब तक ड्राइवर तक स्टाफ के लोग पहुंच पाते, यानी कि स्टाफ को बुलाकर लाते और वो गाड़ी को आगे करते,
तब तक वसुंधरा राजे की कार बीजेपी मुख्यालय में एंट्री कर चुकी है। पोर्च से पहले ही कार रुकवाकर राजे उतरी और उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चली गई। इस घटनाक्रम की अब बीजेपी मुख्यालय में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। एक और आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में हो सकती है। एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है जीवन वाहिनी कार्मिक। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों का आज रात 8 बजे से कार्य बहिष्कार का ऐलान है। 8 घंटे काम, वेतनमान में बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है कि एम्बुलेंस कर्मचारियों के वेतन में 20% की बढ़ोतरी का हाईकोर्ट आदेश दे चुका है। बावजूद इसके अभी तक समझौते के तहत वेतन को नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा सरकार के साथ वार्ता में जो समझौता हुआ था वो भी अभी तक फील्ड में लागू नहीं किया गया। कार्य बहिष्कार में शामिल कर्मचारी कल जयपुर में एकत्रित होंगे। इस दौरान 22 गोदाम पर प्रदर्शन कर अपना विरोध भी जताया जाएगा। आपको बता दें कि एम्बुलेंस कर्मचारी कई बार इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, कार्य बहिष्कार कर चुके हैं, एक बार फिर से उसी राह पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उनकी मांग यह है कि 8 घंटे उनसे काम कराया जाए। इसके अलावा वेतनमान में बढ़ोतरी की जाए। बढ़ोतरी भी दरअसल हाईकोर्ट का आदेश है। एम्बुलेंस कर्मचारियों के वेतन में 20% बढ़ोतरी का हाईकोर्ट आदेश दे चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक वेतन को बढ़ाया नहीं। इसकी वजह से 108 एम्बुलेंस कर्मियों में नाराजगी है। जो सरकार के साथ समझौता हुआ वो भी जमीन पर लागू नहीं हो पाया। कार्य बहिष्कार में शामिल कर्मचारी कल जयपुर में एकत्रित होंगे और 22 गोदाम पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताते नजर आए। और अब बात करते हैं एक आबकारी निरीक्षक की सहृदयता की। दरअसल जब कह दिया सर जो निलंबित हुआ वो दोषी नहीं, साहब ने फिर पूछ लिया तो क्या निरीक्षक दोषी है? तो निरीक्षक ने खुद पर दोष लेने से भी देरी नहीं लगाई। किस्सा करीब 2.5 माह पहले निलंबित एक सिपाही का है। नकली शराब फैक्ट्री संबंधी मामले में निलंबित किया गया था। जयपुर शहर के नजदीक ही पकड़ी गई थी नकली शराब की फैक्ट्री। आज आबकारी निरीक्षक ने एडिशनल कमिश्नर के सामने पीड़ा रखी और निर्दोष इस सिपाही को बहाल किए जाने की मांग उठा दी। साहब ने भी इस सहृदयता पर सहानुभूति से विचार का आश्वासन दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।